हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है, राजनीति शास्त्र का महत्व क्या है और राजनीति शास्त्र विज्ञान है या कला। इन सब बातों के पढ़ने के बाद अब हम जानेंगे कि राज्य क्या है, क्योंकि राज्य राजनीति शास्त्र का आधार स्तंभ है और राज्य से ही राजनीति शुरू होती है। तो राज्य क्या है, उसके लिए कुछ आवश्यक बिंदु होते हैं। अगर वो बिंदु आवश्यक तत्व है तो वो राज्य माना जाता है, अन्यथा राज्य नहीं माना जाता है। अब मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या तुम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो क्या मध्य प्रदेश राज्य है? क्या उत्तर प्रदेश राज्य है? इसी तरह से 1947 के पूर्व क्या भारत राज्य था? इन सब बातों का उत्तर हम लोग पढ़ते हुए बाद में देंगे। यह जानेंगे कि राज्य के लिए क्या आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं। तो राज्य शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा स्टेट से रूपांतर है, जो इटालियन भाषा STATO नामक शब्द से निकला है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य की व्याख्या किया है। अनेक विद्वानों ने राज्य का अर्थ अपने तरह से दिया है। जैसे यदि प्राचीन यूनान जो राजनीति का गढ़ हुआ करता था, जहाँ पर यूनान, एथेंस, स्पार्टा, जहाँ पर सुकरात, प्लेटो, अरिस्तु, पोलीमार्स, सिसरो जैसे महान राजनीतिक चिंतक जन्म लिए और उन्होंने राजनीति शास्त्र को गति दिया, राजनीतिक चिंतन को उद्भव किया। तो प्राचीन यूनान पोलिस, जिसका अर्थ था नगर और राज्य। इसके बाद 16वीं शताब्दी में जॉन बोदा, जो बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक थे, राज्य के लिए रिपब्लिकन शब्द का प्रयोग किया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सदी में अलग अलग चिंतकों ने राज्य की व्याख्या अपने तरह से किया और उसको जो है परिलक्षित किया। 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स, जो समझौता के सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ कहा। जॉन लॉक ने कम्युनिटी या समुदाय माना। तो ऐसा क्यों होता गया? राज्य को जनसंख्या के आधार पर या कि उसके प्रकृति के आधार पर, उसके क्षेत्र के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने उसका नामकरण किया। बहुत महत्वपूर्ण है गार्नर, प्रोफेसर गार्नर, जिन्होंने राज्य की बहुत अच्छी व्याख्या किया था। तो गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, क्योंकि राज्य ही सब कुछ है। राज्य नहीं रहेगा तो राजनीति नहीं रहेगी और राज्य के अंतर्गत नागरिक रहेंगे। जब नागरिक रहेंगे तो लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे, संविधान बनाया जाएगा, उन्हें उनके कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे। राज्य में लोगों के शासन के प्रकार निश्चित होंगे। संघात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है। इसके बाद हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही निहित है। फिर राज्य के कार्यों को हम में आएंगे कि राज्य के कार्य क्या है। राज्य और जनता का मधुर संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नागरिक रहेंगे तो राज्य रहेगा, राज्य रहेंगे तो नागरिक रहेगा और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो और प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के जन्मदाता और जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपने पुस्तक लिखी थी, अरिस्तु ने लिखा था कि राज्य पर, जैसा कि मैंने नोट्स बनाया है कि राज्य परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति राज्य का उद्देश्य है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करे। प्रोफेसर ब्रांसली ने लिखा था कि किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। यानी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, वो ही राज्य है। अब सबसे पहले अगर कल्पना की जाए मानव के इतिहास में,
तो पहले 2 व्यक्ति आए होंगे, फिर 4 आए होंगे, फिर 400, फिर 4000, फिर 4 लाख, फिर 4 करोड़, 40 करोड़ और न जाने कितने अनंत। इस तरह से लोगों का समूह बनता गया, समुदाय बनते गए और समुदाय बनते हुए राज्यों की विचारधारा भी परिलक्षित होती गई। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या है। प्रोफेसर गार्डनर ने जो बताया है, जो उन्होंने निश्चित किया था कि राज्य वो है जिसमें निश्चित भूभाग हो, उसकी निश्चित जनसंख्या हो, उसका सरकार हो और उसकी संप्रभुता हो। आज यही दुनिया में राज्य के 4 ही तत्व आवश्यक हैं जो मान्य हैं। पहला, जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें दिखा भी रहा हूं कि राज्य के लिए आवश्यक है जनसंख्या। जनसंख्या के बाद दूसरा आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग, तीसरा आवश्यक तत्व है सरकार, चौथा है संप्रभुता। तो इस 4 राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। आइए इनकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि क्या मध्य प्रदेश राज्य है या नहीं। तो मध्य प्रदेश राज्य है या नहीं, इसका उत्तर हम इन प्रश्नों को समझने के बाद देंगे। जैसे पहला उसका तत्व आता है राज्य के लिए निश्चित भूभाग। एक राज्य के लिए आवश्यक है उसका एक निश्चित एरिया होना चाहिए कि कहां से कहां तक कौन से राज्य की सीमाएं हैं। सीमाएं निश्चित होने के बाद हमें उसकी जनसंख्या होनी चाहिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, जो जनसंख्या रहेगी वो निश्चित भूभाग में रहेगी। फिर जनसंख्या और निश्चित भूभाग को संचालित करने के लिए सरकार होनी चाहिए। वो सरकार जो दिशा निर्देश जारी करे, जो अपराधी हो उन्हें दंड दे, जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है उन्हें कार्य प्रदान करे, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में निश्चित भूभाग है, मध्य प्रदेश की एक निश्चित जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की सरकार है जो कार्यों को संचालित करती है, नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जो उसके राज्य के कार्य होते हैं, ऐच्छिक कार्य, अनिवार्य कार्य, वो भी पूरा करता है। मध्य प्रदेश जो सरकार है शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रही है, पर्यावरण को सुरक्षित भी कर रही है और लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य नहीं है। अब थोड़ा सा तुम लोगों को आश्चर्य होगा कि जब मध्य प्रदेश में सब कुछ है, यहाँ भी तो सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा चौथा पॉइंट है राज्य के आवश्यक तत्व में कि राज्य के लिए संप्रभुता का होना अति आवश्यक है। संप्रभुता क्या है? सॉवरेनिटी, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो मध्य प्रदेश के पास नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार बनी हुई है। तो राज्य के लिए आवश्यक तत्व होते हैं निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता की शक्ति का होना अति आवश्यक है। अगर संप्रभुता की शक्ति नहीं है तो उसे हम राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र कह सकते हैं या प्रदेश कहते हैं। इसी तरह से जो मैंने शुरुआत में बताया था कि 1947 के पहले क्या भारत राज्य था? उत्तर होगा भारत राज्य नहीं था। क्यों राज्य नहीं था? आप देखिए, हमारे पास निश्चित भूभाग थी, हमारे पास जनसंख्या थी, हमारी सरकार थी जो कि सरकार कार्यों का संचालन करती थी, लेकिन हमारे पास संप्रभुता की शक्ति नहीं थी। क्यों संप्रभुता की शक्ति नहीं थी? क्योंकि हमारा नियंत्रण करने वाला जो था ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वहाँ के द्वारा हमारी सरकार जो है संचालित होती थी। और क्योंकि हम लोग परतंत्र थे, 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य मिला, हमारे पास अपनी संप्रभुता आ गई, हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने निर्देश हैं, हमारे द्वारा बनाए हुए कानून का पालन होता है और भारत 1947 जैसे देश स्वतंत्र हुआ, राज्य बन गया। तो छात्रों, भारत एक राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास संप्रभुता की शक्ति नहीं है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि राज्य के लिए की विशेषता क्या है। राज्य की विशेषता है कि राज्य एक संप्रभु इकाई होती है। राज्य एक कल्याणकारी राज्य है जिसमें पब्लिक वेलफेयर की भावना हो, लोगों के दुख सुख
को दूर करने की शक्ति हो। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। अब आप कहोगे कि राज्य दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन हम सब मिलकर के राज्य की इकाई हैं। हम सब नागरिक जो हैं राज्य के अंग हैं, जो कि मिलकर के राज्य के कार्यों को संचालित करता है। इसका अनुभव किया जा सकता है। राज्य के पास एकाधिकार होता है। जो राज्य होता है उसके पास एकाधिकार होता है, निर्णय लेने की शक्ति। इसके बाद आता है राज्य एक नैतिक संस्था है, लोगों के में सदाचार, अच्छा जीवन उत्पन्न करने के लिए। राज्य नैतिक संस्था है। नैतिक मतलब कि अगर राज्य के अंतर्गत अपराध होते हैं या कि अनैतिक कार्य होते हैं तो राज्य कानून के माध्यम से उनको दूर करता है। और राज्य का उद्देश्य भी है कि लोगों में सदाचार की भावना हो, लोग प्रेम से मिलकर रहें, शांति से मिलकर रहें, अहिंसा परमो धर्मों का सिद्धांत अपनाएं, जिए और जीने दो के मार्ग पर चलें। यही राज्य का जो है की विशेषताएं होती हैं। राज्य के कार्य के संबंध में भी हम आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि राज्य के क्या क्या कार्य हैं। तो राज्य के जो कार्य हैं, एक होता है कि राज्य का कार्य है ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्य बहुत सरल भाषा में शब्दों में तुम लोग समझ लो कि राज्य के जो कार्य ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य होते हैं। ऐच्छिक कार्य वो होते हैं जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस जिले में, किस गांव में, किस विकासखंड में कौन सी योजना लागू की जाए। और अनिवार्य कार्य का मतलब है कि हर जगह हमें वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे कि अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, रेलवे, डाक तार, दूरसंचार और प्रसारण की व्यवस्था करना, आर्थिक स्थिति बेहतर हो इसका कार्य करना। यानी यह जानना जरूरी है कि जितने भी अनिवार्य कार्य हैं वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऐच्छिक कार्य को पूरा करने के लिए राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, मनोरंजन की व्यवस्था करना, पर्यावरण की व्यवस्था करना और लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो भी जरूरी हो उसको पूर्ण करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, लोगों को जागरूक करना, शासन और नागरिकों के मध्य मधुर संबंध हो, शासन की योजनाओं को जनता तक, जनता की योजनाओं को सरकार तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। इस प्रकार से राज्य के कार्यों को निश्चित किया गया है। तो साथियों, छात्रों, राज्य एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छा विषय है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। और राज्य के हमने आज जाना कि राज्य क्या है, राज्य की आवश्यक तत्व क्या है, राज्य के लिए कौन कौन से कार्य जरूरी हैं, राज्य के लिए जैसा कि ऐच्छिक कार्य, अनिवार्य कार्य, हाँ, और ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य को मिला दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। यानी वो राज्य जो जनता के हितों की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करे, वो पूर्ण ईमानदारी के साथ राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों को गति देने के लिए, राज्यों को नए नवाचार पैदा करने के लिए एक निरंतर प्रयास करे, ताकि देश जो है, राज्य जो है, निरंतर व्यक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ता रहे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर ले। धन्यवाद।